हेलो बेटा। हेलो बच्चे, अब मैं ये मेरी 5th वीडियो है चैप्टर 1 की। ठीक है। आई विल ट्राई टू फिनिश चैप्टर 1 इन 6 वीडियोस। आप ये 6 वीडियोस जरूर देखो, तभी आपको आगे के चैप्टर्स ज़्यादा क्लियर होंगे बेटा। इन 6 वीडियोस को हमने मिस नहीं करना। अब हम देखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बेटा टोटल 6 सब हेड हैं। आपको पहले बताया करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो 12 महीने के अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज हो जाएंगी। तो करंट एसेट्स के कितने हमारे सब हेड दिए हुए हैं? current investment, inventories, trade receivables, cash and cash equivalent, short term loan and advances and other current assets। ठीक है। अच्छा, करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स है जो 12 महीने के अंदर अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएंगी, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपने अभी देखा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी आपने देखा है इक्विटी खरीदना, प्रेफरेंस शेयर खरीदना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना, डिवेंचर्स खरीदना, म्यूचुअल फंड्स खरीदना। तो ये सब आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग में देख लॉन्ग टर्म सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देखा। तो करंट इन्वेस्टमेंट में वही सब कुछ है। किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना, प्रेफरेंस शेयर खरीदना, गवर्नमेंट शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना, डिवेंचर खरीदना, म्यूचुअल फंड्स खरीदना, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन यहाँ पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 12 महीने के लिए होगी या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रहेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। तो ये सारी करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेंट्रीज बेटा मेरी 6 तरीके की होती हैं। रॉ मटेरियल, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब माल तैयार है लेकिन अभी पूरा फिनिश नहीं है। फिनिश गुड्स बिल्कुल तैयार हुआ हुआ सामान पड़ा हुआ है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब मैंने कहीं से सामान खरीदा, आगे बेच दिया, उसको प्रोसेसिंग में यूज नहीं किया। स्टॉक इन ट्रेड। स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। तो इन्वेंटरीज आपकी 6 तरीके के, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। अब आती है बात ट्रेड रिसेबल्स। ट्रेड रिसेबल्स बेटा होते हैं आपके डैटर्स एंड बिल रिसेबल्स। अगर आप उसको जनरली ट्रेड रिसेबल्स आपके करंट एसेट्स ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि वो 12 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे एंड ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट नहीं करेंगे, तब हम उसको अदर नॉन करंट एसेट में लिखते हैं, अदर नॉन करंट एसेट में। ठीक है। अच्छा, अब ये डेटर्स होते हैं। डेटर्स में से बेटा हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करते हैं ना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा आप नोट्स टू अकाउंट्स में आप डेटर्स लिखोगे। ठीक है। देखो, पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है। पहले मेथड दोनों तरीके से लिख सकते हैं। डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके नोट्स टू अकाउंट्स में आप ट्रेड रिसीवेबल लिखोगे हेडिंग, उसके अंदर लिखोगे डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके जो फाइनल आंसर होगा 4,50,000 उसको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स के सामने लिख दोगे। ठीक है। या फिर दूसरा मेथड है, आप शॉर्ट जो आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिख दो। डेटर्स वही पूरे 5 लाख पे दिखाने दो और जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर लिख दो। ठीक है। अच्छा, अब इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश लिखा जाएगा इसके अंदर, और ऐसी चीजें जो कैश जैसी ही हैं, जैसे कि आपका बैंक में कितना बैलेंस है, आपके हाथ में ड्राफ्ट्स है जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर चेक्स हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अदर्स ईयर मार्क बैलेंसेज विद बैंक्स। इसका मतलब होता है आपका कुछ पैसा बैंक के पास पड़ा है लेकिन कुछ स्पेशल पर्पज से पड़ा है, जैसे अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड। आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, शेयर होल्डर्स ने आके क्लेम किया, ले गए, बट कुछ लोगों ने क्लेम ही नहीं किया अभी तक। तो आपका कुछ पैसा बैंक में पड़ा हुआ है बट वो किसी स्पेशल पर्पज के लिए पड़ा है, ईयर मार्क बैलेंसेज विद बैंक। वो भी आपके लिए एक तरीके का बैलेंस ही है जिसको आप यूज कर सकते हो। बैलेंस विद द बैंक्स हेल्ड एज मार्जिन मनी। इतना मार्जिन हमें बैंक के पास रखना ही पड़ेगा, इतना मार्जिन, तो वो आ गया। या फिर बैंक डिपॉजिट जो आपने 12 महीने के अंदर अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। 12 महीने के अंदर अंदर ऐसे बैंक में डिपॉजिट्स करवाए जो 12 महीने के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखे जाएंगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है बैंक में कितना पैसा है, चेक्स हैं आपके हाथ में, ड्राफ्ट्स हैं आपके हाथ में, या फिर कुछ भी अलग तरीके का पैसा, ईयर मार्क बैलेंसेज विद द बैंक, एज अ मार्जिन मनी आपके पास कितना पैसा है बैंक में, या बैंक डिपॉजिट जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। आपने लोन दिया, आपने एडवांस दिया, लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर वापस मिल जाएगा आपको, वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में आएगा। अदर करंट एसेट्स के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके अदर करंट एसेट्स में लिखे जाएंगे।
एक्रूड इनकम लिखी जाएगी। डिविडेंड रिसीवेबल, आपको डिविडेंड मिलना है लेकिन नहीं मिला अभी तक, मिलने वाला है अगले 2-3 महीने में, वो लिखा जाएगा। एडवांस टैक्सेस लिखा जाएगा, जो आपने एडवांस टैक्सेस पे कर रखे हैं वो लिखा जाएगा, ठीक है, अदर करंट एसेट्स में। उसके आता है कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटीज ये आपको पता ही है क्या होती हैं, वो तो बैलेंस शीट के नीचे लिखी जाती हैं। अब आगे बात देखो, एसेट्स के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स के सब हेड बताओ जी, 5 इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने तरीके का होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट वाला जो सब हेड है वो 4 तरीके का होता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद है करंट एसेट्स 6 तरीके की होती हैं, वो लिखना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या लिखा जाता है, फिक्स टैंजिबल एसेट्स, नाम देखो कोई भी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब है फिक्स टैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स के नाम दे दो, अगली इलस्ट्रेशन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती हैं वो लिख दो। अब आ गया, अब ये दिया हुआ है, ठीक है, नए क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना है मेजर हेड्स एंड सब हेड्स। देखिए, ऑफिस इक्विपमेंट जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, लूज टूल्स इन्वेंट्रीज में, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट, बिल डिसेबल ट्रेड डिसेबल्स में जाएंगे, डेटर्स ट्रेड डिसेबल्स में जाएंगे, लैंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री में, स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन्वेंट्री में, फर्नीचर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, व्हीकल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, एडवांस टू सब्सिडरीज। सब्सिडरीज क्या होती हैं, जो आपकी कंपनीज है, जो आपकी सब्सिडरी कंपनीज है ना, आपकी आपकी एक मेन कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी। जो एडवांस टू सब्सिडरीज जो आएगा आपका, वो आपका जाएगा इसके अंदर, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंदर। आप लॉन्ग टर्म के लिए देते हो अपने सब्सिडरीज को, जब भी एडवांस देते हो, सब्सिडरी कंपनी जो आपकी सिस्टर कंपनी जिसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, उसको जो एडवांस दिया वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। कैश, बैंक में जो पैसा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाथ में जो पैसा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वर्क इन प्रोग्रेस, मशीनरी का वर्क इन प्रोग्रेस, मशीनरी बन रही है, पूरी नहीं बनी, बनवा रहे हैं, पैसा दे रखा है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट किसमें, नॉन करंट एसेट, आपका इंटरेस्ट आपको नहीं मिला, अदर अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए डिपॉजिट दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपने दिया है वो आपका नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएगा, अदर लोन एंड एडवांसेस के अंदर, ठीक है ना, अदर लोन एंड एडवांसेस के अंदर जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है। अब देखते हैं आगे, ये दे रखे जैसे लोन है, इसके दाना मेजर हेड सब हेड, ये सारे क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। कौन सा मेजर हेड है, कौन सा सब हेड है, मेजर हेड सब हेड है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको मेजर हेड सब हेड लिखना होगा। एक जो है एक आधा नंबर का होगा, उसका मेजर हेड सब हेड दोनों लिखना है, ये हाफ मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो मेजर हेड सब हेड दोनों लिखने हैं, ये हाफ मार्क्स के होते हैं। ये सारी इलस्ट्रेशन जरूर कर लेना। अब आती है बात, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है, अब तो 8 मिनट हुए हैं, 10 मिनट में मेरी दूसरी वीडियो हो जाएगी, ये वाली क्लियर हो जाएगी। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बेटा इस फॉर्मेट में बनता है, वर्टिकल। कंपनी की जितनी भी इनकम होती है ये फॉर्मेट है। अभी तक आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट सीखा था वो तो अलग ही तरीके से सीखा था 11th में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप अपनी बुक 1 में देख चुके हो। तो ये आपका अब थर्ड बुक में कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाती है, शेड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, क्योंकि सारी कैलकुलेशन नोट्स में होगी और नोट नंबर यहाँ डाल देंगे। पिछले साल का, इस साल का क्या अमाउंट था, पिछले साल का क्या अमाउंट था। कंपनी को जहाँ जहाँ से इनकम होती है कंपनी उसको 2 कैटेगरी में डाल देती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, ठीक है। फिर उसको टोटल रेवेन्यू लिख देती है। उसके बाद कंपनी के जितने भी खर्चे हैं कंपनी उसको 7 कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। जितने भी खर्चे हैं उसको 7 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ये 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज है। जो ऊपर 6 कैटेगरीज में जो खर्चे नहीं आए उसको अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया। फिर एक्सपेंसेस का टोटल किया, टोटल एक्सपेंसेस आ जाता है। टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स लगाते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, बना हुआ है आपके सामने। चलिए देखिए, कंपनी ने अपनी सारी इनकम को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया।
पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का जो मेन काम है, कंपनी को अपने जो मेन काम से इनकम हो रही है उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं। जो उसका मेन काम है उससे जो इनकम हो रही है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और अदर इनकम, मैं इसके ऊपर ना आपको अगली वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो कंपनी के जो मेन काम से जो कंपनी को इनकम हो रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके अलावा जो कंपनी को इनकम हो रही है वो अदर इनकम हो गया। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये आपका पॉइंट हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको करवानी है उसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उसमें एक्सप्लेन करना है। उसमें एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसके लिए अलग से एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि इसकी नॉलेज आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में यूज़ होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो कंपनी के खर्चे हैं वो 7 कैटेगरी में है। तो अब मैं आपको ना ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, इसके जो एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यूज हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। ठीक है बेटा।